तो डियर स्टूडेंट्स, कक्षा 10वीं विज्ञान के चैप्टर धातु एवं धातु कर्म से हमने पूरे उसके टॉपिक को पढ़ा दिया है। उसमें से कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं आपकी रह गई हैं जिनका एक्सप्लेन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखिए, यह जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे ही हैं लेकिन हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर के आपके बोर्ड एग्जाम तक में हमेशा आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एकदम हर एक टॉपिक को सहज सरल और बिल्कुल आपकी भाषा में समझाया जाएगा। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आती है किसकी? संक्षारण की। अब देखिए, संक्षारण क्या होता है कि जो अत्यंत क्रियाशील धातुएं होती हैं वे क्या करती हैं? हमारे वायुमंडल में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन। हमारे वायुमंडल में क्या उपस्थित है? नमी। तो जो अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं वे वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? ऑक्साइड बना लेती हैं या यौगिक बना लेती हैं, यौगिक का निर्माण करती हैं। तो वह क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। फिर से एक बार कि जो अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं वायुमंडल के ऑक्सीजन और नमी से क्रिया करके क्या बना लेती हैं? एक यौगिक बना लेती हैं, यौगिक का निर्माण करती हैं। यह क्रिया क्या कहलाती है? आपकी संक्षारण कहलाती है। संक्षारण की क्रिया जैसे लोहे में जंग लगना। होता क्या है? लोहे में जंग लगने में होता क्या है कि लोहा एक क्रियाशील धातु है, वायुमंडल में उपस्थित वायु और नमी से क्रिया करके एक परत बना लेता है, लोहे का ऑक्साइड बना लेता है, जो कि उसके चारों ओर उसके ऊपर क्या हो जाती है? परत हो जाती है। और उसी प्रकार से उसके परत का लगभग क्षरण हमेशा होते जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? संक्षारण। तो संक्षारण क्या है? अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का वायुमंडल के ऑक्सीजन और उसमें उपस्थित नमी से क्रिया करके यौगिक बनाना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब देखिए, बात आती है कि जब जंग लग जाता है तो जंग लगने की क्रिया को हम नियंत्रित कैसे करें? तो जो जंग लगने की क्रिया का नियंत्रण है उसे हम सबसे पहला समझें तो रोधिका रक्षण। अब देखिए, रोधिका रक्षण यानी कि बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है? देखिए, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं? जंग रोधी पदार्थ होते हैं, यानी कि वे वायु और नमी से क्रिया नहीं करते। ऐसे पदार्थ होते हैं जो वायु और नमी से क्रिया नहीं करते, जैसे आपका पेंट हो गया, जैसे आपका वर्निश हो गया इत्यादि। ये सब जो पदार्थ हैं ये क्या करते हैं? वायु और जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ऐसे पदार्थ जो जल और वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करते, उनका हम उस धातु पर अगर लेप चढ़ा दें, उस धातु पर पॉलिश कर दें, तो वह क्या कहलाता है? हमारा रोधिका रक्षण या बैरियर प्रोटेक्शन कहलाता है। तो बैरियर प्रोटेक्शन क्या है कि किसी धातु पर ऐसे पदार्थ जो जल और वायु से क्रिया ना करे, ऐसे पदार्थ का लेप चढ़ाना क्या कहलाता है? बैरियर प्रोटेक्शन कहलाता है। ठीक है। अब अगला आपका है उत्सर्ग रक्षण। क्या कहलाता है? अगला क्या है? उत्सर्ग रक्षण यानी सेसिफिकल प्रोटेक्शन। तो सेसिफिकल प्रोटेक्शन आपका क्या होता है कि जैसे जो अत्यंत क्रियाशील धातुएं हैं, जैसे अगर हम बात करें कि लोहे पर, तो लोहा के अपेक्षा जिंक जो है ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं। तो जो ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं अगर उनका लेप हम चढ़ा दें किसी भी धातु पर, उनसे अधिक सक्रिय धातुओं का अगर लेप चढ़ा दिया जाता है तो वह धातु क्या करती है? ऊपरी धातु जिसका लेप चढ़ाया जाता है वह क्या करती है? ऑक्सीजन और जल के साथ क्रिया करके ऊपर एक मोटी परत बना लेती है, एक मोटा सा जंग बना लेती है, जिससे हमारे अंदर की धातुएं क्या होती हैं? बच जाती हैं। और क्षरण किसका होता है? ऊपरी वाले ही धातु का होता है। तो जो ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं उनका हम क्या करते हैं? परत चढ़ाकर, ज्यादा सक्रिय धातुओं का कम सक्रिय धातुओं पर परत चढ़ाकर उनका रक्षण करना क्या कहलाता है? उत्सर्ग रक्षण यानी कि सेसिफिकल प्रोटेक्शन कहलाता है। अब कुछ और भी हैं, जैसे केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल या पेट्रोल इत्यादि। ये क्या है? ये एक ऐसे विलयन है जो कि जंगरोधी विलयन है। कैसे हैं? जंगरोधी विलयन है। तो जो बहुत ज्यादा सक्रिय धातुएं हैं उनको हम क्या करते हैं? केरोसिन, पेट्रोल या जंगरोधी विलयन में उनको डुबो करके हम क्या करते हैं? रख देते हैं, जिससे उनका रक्षण हो जाता है। और अगला है मिश्र धातु। देखिए, मिश्र धातु क्या होती है? अगर हम लोहे की बात करें तो लोहे में अगर हम कार्बन को मिला देते हैं तो हमें स्टील प्राप्त होता है। लोहे को जब हम कार्बन के साथ मिला देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? स्टील प्राप्त होता है। और स्टील में आप देखे हैं घर में आपके बर्तन स्टील के उपयोग होते हैं, क्या उसमें जंग लगता है? नहीं लगता है। तो मिश्रण बनाकर भी हम क्या कर सकते हैं? उसको बचा सकते हैं, उसको जंग लगने से बचा सकते हैं। तो हम मिश्र धातु का भी उपयोग कर सकते हैं।
तो देखिए आपके बुक में ही एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, उस क्रियाकलाप को आइए हम समझा देते हैं आपको। जैसे अगर आप तीन परख नली ले लीजिए और तीनों परख नली में आप क्या कीजिए कि लोहे की कील या लोहे की पीन को उसमें डाल दीजिए, लोहे के छीलन को डाल दीजिए। अब एक बीकर में ऐसा कीजिए कि उसमें एकदम सूखा रहने दीजिए और दूसरे बीकर में आप ऐसा कीजिए कि उसमें थोड़ा सा जल की मात्रा यानी कि इतना जल रख दीजिए ताकि जो आप लोहे के छीलन यानी लोहे के पीन को जो रखे हैं वह डूब जाए, और दूसरे में आप क्या कीजिए कि उसमें एक भीगी हुई रुई रख दीजिए। अब उनको ले जाकर के किसी धूप में रख दीजिए और ऊपर से उसका मुंह जो है गुब्बारा लगा करके ढक दीजिए, उसे गुब्बारा लगा के क्या कर दीजिए, ढक दीजिए। और कुछ आप 4-5-6 घंटों के बाद आप देखेंगे कि उस लोहे के पीन पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, और जो सूखा बीकर जो रखा हुआ है उसमें जंग नहीं लगता। तो यहां से ये पता चलता है कि जो आपके वायुमंडल की नमी है और जो आपकी ऑक्सीजन है उसकी उपस्थिति में क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाता है। यानी कि लोहे पर जंग लगना किसके कारण होता है, नमी और वायु के कारण, नमी और ऑक्सीजन के कारण लोहे के अंदर जंग लगती है। अब आइए, एक बहुत अच्छा सा टॉपिक है कि लोहे पे जब जंग लगता है तो वह विद्युत सेल की भांति कैसे कार्य करता है। आइए हम एकदम लॉजिक के साथ उसको समझाते हैं। तो बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह क्या है, लोहे पर जंग लगने का रासायनिक सिद्धांत, यानी इसका रासायनिक सिद्धांत क्या है, जिसके लिए यह एक क्या है, लोहे का छड़ है या लोहे का रॉड है। अब इस लोहे के रॉड पे क्या होता है कि जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल में क्या क्या उपस्थित है, जल की मात्रा उपस्थित है और वायु की मात्रा उपस्थित है। तो इस लोहे के ऊपर एक जल की परत हो जाती है और दूसरी वायु की परत हो जाती है। एक जल की परत हो जाती है और दूसरी किसकी हो जाती है, वायु की परत हो जाती है। और हम ये जानते हैं कि यह लोहा है यानी कि Fe है, तो इस पे कितने चार्ज हैं, 2+ चार्ज हैं। कितने चार्ज हैं, 2+ चार्ज हैं। और यहां पर जब यहां पर जब आपका जल और वायु में उपस्थित ऑक्सीजन यानी कि जब आपका H2O प्लस क्या मिलेगा, O2, H2O और O2 जब आपस में मिलेगा तो क्या बना लेगा, यह OH आयन बना लेगा। क्या बना लेगा, OH आयन बना लेगा, यानी कि हाइड्रोक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, और OH आयन पे कैसा चार्ज होता है, माइनस। तो चूंकि इस पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, इस पे कैसा चार्ज है, माइनस चार्ज। और जहां कहीं भी प्लस और माइनस दोनों देखने को मिल जाएंगे एक जगह पर, वहां पक्का है कि क्या देखने को हमें मिलेगा, विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा। क्योंकि हमेशा ये शाश्वत सत्य बात है कि हमेशा इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है ना, यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है। जो Fe है वह क्या करता है, Fe पे 2+ चार्ज है तो यह क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तब जाकर के यह क्या बनता है, Fe बनता है। भाई Fe जो है इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग किया है, तब जाकर के इस पे प्लस चार्ज आया है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, जिसका त्याग कर रहा है, तो यह किसके पास जाएंगे, इनके पास जाएंगे। भाई प्लस है तो यह किसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। अब यहां पे देखिए, अगर इसको हम 1/2 मात्रा में क्या ले लें, O2 ले लें, तो यहां पे O2 कितना है, O2 1/2 है। तो O2 2 का अगर आधा करेंगे तो एक ऑक्सीजन यहां से हो जाएगा और एक ऑक्सीजन यहां है, यानी ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 2H हो जाएगा। यानी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। लेकिन यहां पे 2 OH है और ये 1 Fe है, यानी 2H का मतलब इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। भाई एक को जरूरत है और एक के पास एक्स्ट्रा है, तो आपस में क्या होगा, साझेदारी हो जाएगा। तो यह इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे। कहां चले जाएंगे, OH के पास चले जाएंगे। तो ये प्लस कहां चला जाएगा, माइनस के पास। और जहां भी प्लस और माइनस दोनों देखने को मिलते हैं तो एक हमें विद्युत क्षेत्र वहां पे देखने को मिलता है। क्या मिलता है, विद्युत क्षेत्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से यह एक विद्युत रासायनिक सेल की भांति कार्य करता है। भाई इसमें क्या है, प्लस है और इसमें क्या है, माइनस है। जब यहां पे जो आपका H2O है वह क्या होता है, वायुमंडल में उपस्थित जहां जो यहां जल की मात्रा है, जो इस पे यहां पे क्या है, जल की मात्रा है, जलवाष्प की मात्रा है, वह क्या करेगी, वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है O2 उसकी कुछ मात्रा के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगी, OH माइनस बना लेगी। कितने मॉलिक्यूल में, 2 मॉलिक्यूल में। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन जा
चल करके कहाँ चले जाएंगे इसमें, और इलेक्ट्रॉन जब ही चलता है, इलेक्ट्रॉन का चलना ही क्या कहलाता है, विद्युत धारा। तो यहाँ पे एक विद्युत धारा देखने को मिलेगा और एक विद्युत क्षेत्र देखने को मिलेगा, जिससे यह क्या करेगा, एक रासायनिक सेल की भांति कार्य करेगा। किसके भांति कार्य करेगा, रासायनिक सेल की भांति करेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं जंग लगने के रासायनिक सिद्धांत। क्या कहते हैं हम, जंग लगने के रासायनिक सिद्धांत कहते हैं। अब यह देखिए यहाँ पे जंग कैसे लगेगा। अब इसके पास क्या बन गया, OH बन गया। इसके पास क्या बन गया, OH बन गया। अब यह OH इस Fe के साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा। तो Fe के साथ कौन क्रिया करेगा, OH क्रिया करेगा। तो हम जानते हैं बनेगा क्या, देखिए OH पे माइनस चार्ज होता है, OH पे एक माइनस चार्ज होता है, यानी इसकी वैलेंसी कितनी है, एक है। वैलेंसी को प्लस माइनस में नहीं लिया जाता, इसकी वैलेंसी कितनी है, एक है। और Fe पर कितना चार्ज होता है, 2 प्लस चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है, 2 है। तो एक Fe के साथ आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Fe। भाई तिर्यक लेते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं, इसको इसके साथ मिला देते हैं। Fe एक के साथ जाएगा तो केवल एक Fe होगा, और OH किसके साथ जाएगा, इस 2 के साथ जाएगा, तो OH का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस। तो यहाँ पे आपका जो उत्पाद बनेगा क्या बनेगा, FeOH का होल ट्वाइस, FeOH का होल ट्वाइस। अब आइए इसको संतुलित कर लेते हैं। देखिए H की मात्रा कितनी है, 2, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारा समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पे हमारा क्या बना, FeOH का होल ट्वाइस। क्या बन गया, FeOH का होल ट्वाइस। अब यह FeOH का होल ट्वाइस बन गया, यहाँ पे क्या बन गया आपका, FeOH का होल ट्वाइस। अब इसके पास अभी भी जल की मात्रा और वायु की मात्रा है। अब जो यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड बना है, यानी FeOH का होल ट्वाइस बना है, वह जल की और वायु की मात्रा से फिर से अभिक्रिया कर लेगा, जो कि क्या कहलाएगा, यह आपके जंग के रूप में जल और वायु से अभिक्रिया करके इस लोहे पर जंग के रूप में परत चढ़ जाएगा। आइए देख लेते हैं इसकी भी अभिक्रिया। यहाँ पे क्या है आपकी, FeOH का होल ट्वाइस, यह अभिक्रिया कर लेगा H2O के साथ, और यह अभिक्रिया कर लेगा हाफ O2 के साथ, हाफ O2 के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो यहां से आपका बनेगा क्या, यहाँ इसको हम 2 मालिक्यूल में यहां ले लेंगे, तो ये बनेगा क्या, Fe2O3 और इनटू में XH2O, यानी कि ये वाला जो ऑक्सीजन है, यह वाला जो ऑक्सीजन है, इसके OH के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसके O के साथ क्या होगा, जुड़ जाएगा, और इसका हाइड्रोक्साइड जो आयन है वह जल के रूप में टूट जाएगा, और यही क्या है आपका जंग का कार्य करेगा। तो यहाँ से ये जो हमें प्राप्त होता है वह क्या है आपका, वह है इसका किसका, आयरन का ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड है। और चूंकि इसके साथ जल मिला हुआ है, इसके साथ क्या मिला हुआ है, जल मिला हुआ है, ये आपका अलग है, इसके साथ जल मिला हुआ है, इसलिए इसको कहते हैं हाइड्रेटेड। क्या कहते हैं, हाइड्रेटेड। तो इस प्रकार से हमें हाइड्रेटेड आयरन का ऑक्साइड प्राप्त होता है, जिसकी परत लोहे पर क्या होती है, जम जाती है, जिसे हम जंग के नाम से जानते हैं। जिसे किस नाम से जानते हैं, हम जंग के नाम से जानते हैं। तो जंग क्या है आपका, हाइड्रेटेड, यानी जल युक्त, हाइड्रेटेड, जहां आपका जल जुड़ा होगा वहां हम क्या समझेंगे, हाइड्रेटेड है, वह क्या है, हाइड्रेटेड है। तो आपका हाइड्रेटेड फेरस यानी कि आयरन ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है, जो कि किसका कार्य करता है, जंग का कार्य करता है। तो आपका जंग क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। जंग जो है आपका क्या है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है। अब बच्चों एक मिश्र धातु का टॉपिक आपका रह गया है। आइए एक लाइन में हम मिश्र धातु को समाप्त करते हैं, फिर से इस चैप्टर को द एंड करेंगे। तो बच्चों अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है मिश्र धातु, जिसकी अंग्रेजी होती है एलॉय। तो देखिए एलॉय यानी कि मिश्र धातु क्या है, सबसे पहले यह क्यों उपयोग में लाया जाता है। तो देखिए जो धातुएं होती हैं, धातुओं को और भी बेहतर, और भी सुटेबल, और भी ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, जिसे हम मिश्र धातु के नाम से जानते हैं। अब मिश्र धातु की अगर हम परिभाषा की बात करें तो मिश्र धातु क्या होती है, ऐसा समांगी मिश्रण, अब समांगी विषमांगी मिश्रण आप जानते ही होंगे, ऐसा समांगी मिश्रण जिसका मुख्य अवयव क्या हो, धातु हो, यानी कि
जब कभी हम धातुओं को किसी और के साथ यानी धातु या अधातु के साथ जब हम क्या करते हैं, एक दूसरे को मिला देते हैं, और मिश्रण कैसा होना चाहिए, समांगी, यानी दोनों के अवयव समान रूप से उसमें मिल जाना चाहिए, तो ऐसे अवयव को, ऐसे धातु को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो ऐसा समांगी मिश्रण जिसका मुख्य अवयव क्या हो, धातु हो, वह क्या कहलाता है, आपका मिश्र धातु। अब जैसे देखिए कुछ मिश्र धातुएं आपकी इस प्रकार से दी गई हैं, आइए इन मिश्र धातुओं को हम समझाते हैं। अब देखिए सबसे पहली जो मिश्र धातु है वह आपकी क्या है, पीतल। क्या है, पीतल, जिसमें कॉपर होता है 60 से 80%, जिंक होता है 40 से 80%। अब इसको याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपना सकते हैं, जिस ट्रिक को कह सकते हैं हम पिताजी। पिताजी, पी फार आपका हो गया पीतल, ता फार तांबा यानी कि Cu, और जी फार क्या हो गया, जिंक यानी कि कॉपर। और जिंक को जब हम मिला देते हैं, कॉपर 80% हो और जिंक कितना हो, 20% हो, ऐसे मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु पीतल हो जाता है, जिसका ट्रिक हम याद कर सकते हैं पिताजी। अब दूसरा आपका है कांसा। दूसरा आपका क्या है, कांसा है। तो कांसे को हम क्या याद कर सकते हैं, कांसे में देखिए जो आपका कांसा है, कांसे में क्या होता है, कॉपर होता है और टीन होता है, कॉपर और टीन। तो टी फार आपका टीन फार हो जाएगा टीका, टीका क्या हो जाएगा, टीका हो जाएगा। तो कांसे को हम टीका से याद कर सकते हैं, टी फार आपका टीन हो गया, कॉ फार आपका कॉपर हो गया। जब कॉपर की 75 से 90% मात्रा और टीन की 25 से 10% मात्रा जब आपस में मिला दिया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। और इसका ट्रिक आप याद कर सकते हैं क्या, टीका। अब अगला है आपका तीसरा जर्मन सिल्वर, जिसमें किसका किसका मिश्रण होता है, कॉपर, जिंक और निकिल। कॉपर, जिंक और निकिल, इसको हम याद रख सकते हैं नेताजी से। भाई देखिए जो आपका जर्मन सिल्वर है, नॉर्मल सिल्वर होता कोई भी ला देता, जर्मन से सिल्वर लाना है यानी जर्मन का सिल्वर कौन लाएगा, नेताजी ही लाएंगे। अब ने फार आपका हो जाएगा निकिल, ता फार आपका हो जाएगा Cu यानी तांबा, और जी फार आपका हो जाएगा जिंक यानी कि Zn। अब अगले क्रम में आपका है मैग्नीलियम, चौथा मैग्नीलियम। अब इसमें देखिए इसका कोई भी ट्रिक नहीं है, मैग्नी से याद कर सकते हैं आप मैग्नीशियम, और लियम, लियम शब्द जुड़ा है। अब लियम तो एल्युमिनियम में भी जुड़ा होता है ना, एल्यूमिनियम, तो आप लियम से याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम को। और इसमें देखिए ज्यादा मात्रा में आपको क्या दिख रहा है, लियम, यानी एल्युमिनियम का ज्यादा यहाँ पे उच्चारण हो रहा है। तो आप यहाँ से यह भी याद कर सकते हैं कि जो आपका मैग्नीलियम होता है, मैग्नीलियम होता है, उसमें एल्युमिनियम की मात्रा सबसे ज्यादा 95% होती है। और जब 95% एल्युमिनियम हो जाएगा तो दो धातुएं रहती हैं, मैग्नीशियम की मात्रा स्वाभाविक सी बात हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 5% हो जाएगी। अब बेल मेटल, अगला आपका है बेल मेटल नंबर 5। और बेल मेटल के सूत्र को आप याद रख सकते हैं, इसको भी आप टीका से याद रख सकते हैं, टीका फार टीन यानी कि Sn, और का फार कॉपर, इसको भी टीका से याद कर सकते हैं। तो दो धातुएं आपकी टीका से जुड़ी हुई हैं, कांसा और बेल मेटल। कांसा और बेल मेटल दोनों ही कॉपर और टीन से बनाई जाती हैं, कांसा और बेल मेटल दोनों ही क्या बनाई जाती हैं, टीन से बनाई जाती है, टीन और कॉपर से बनाई जाती हैं। इसमें से थोड़ा सा अंतर रहता है, कॉपर अगर 70 से 90% मिला दें और टीन आपका 25 से 10% मिला दें, यानी कि थोड़ा सा इनके मिश्रण में हम हेर फेर कर दें, तो आपका कांसा और बेल मेटल आपका बन करके क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। अगले क्रम में है आपका गन मेटल, छठवां। अब आप जानते हैं कि गन को कहां रखा जाता है, पॉकेट में रखा जाता है, जैकेट में रखा जाता है। तो गन को कहां रखा जाता है, जैकेट में। तो इसको हम याद रख सकते हैं जैकेट से। जय फार क्या हो जाएगा, जय फार आपका जिंक हो जाएगा, जय फार क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, ट फार क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा, और क फार क्या हो जाएगा, आपका कॉपर हो जाएगा। तो गन मेटल, गन को हम कहां रखते हैं, जैकेट में, और जैकेट जे फार क्या हो जाएगा आपका जिंक, क फार क्या हो जाएगा कॉपर, के फार कॉपर, और सी फार क्या हो जाएगा आपका, टी फार क्या हो जाएगा, ट फार क्या हो जाएगा, टीन हो जाएगा। तो जो गन मेटल होता है कॉपर, जिंक और टीन का मिश्रण होता है, जिसमें कॉपर 87%, जिंक 3.1% और जो टीन होता है कितना होता है, 10% होता है। अब अगला है सोल्डर यानी कि रांगा। सोल्डर यानी कि रांगा, इसको हम याद कर सकते हैं किससे, सीटी से।
इसको हम किससे याद रख सकते हैं? सीटी से। जब देखिए डॉक्टर टाका लगाता है ना तो अच्छे अच्छे की क्या हो जाती है? सीटी बच जाती है। तो यहां से हम सीटी से इसको याद रखेंगे। सी फार क्या होगा? सीसा यानी कि लेड, और टी फार क्या हो जाएगा? टीन। तो टीन और लेड, टीन को 50 से 75% और लेड को 50 से 25% अगर हम मिश्रण कर दें तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है? सोल्डर यानी रांगा। सोल्डर रांगा जो समझते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे आप जाते हैं, तार को जो सोल्डिंग करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? रांगा कहते हैं, या उसी को हम क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। अगला आपका 8वां है स्टेनलेस स्टील। अगला आपका क्या है? स्टेनलेस स्टील। तो देखिए स्टेनलेस स्टील जो है काफी प्रोफेशनल नाम लग रहा है। यह कहाँ लगता है? कॉलोनी में। कॉलोनी के जो गेट होते हैं ना वह किससे बनाए जाते हैं? स्टेनलेस स्टील से बनाए जाते हैं। कॉलोनी का फार आपका हो जाएगा, दो चीज हो जाएगा, क्रोमियम और क्या हो जाएगा? कार्बन। क्रोमियम और कार्बन, कार्बन की अल्प मात्रा होती है, क्रोमियम 11% रहता है। नी फार आपका हो जाएगा निकिल, और ल फार क्या हो जाएगा? लोहा। तो लोहे की मात्रा देखिए इसमें क्रोमियम की मात्रा 11.5% होती है, निकिल की मात्रा 2% होती है, और थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें कार्बन भी मिला दिया जाता है। जितना बाकी बचता है उसमें क्या मिलाया जाता है? लोहा। और जब इन सब का मिश्रण बनता है तो आपका स्टेनलेस स्टील का मिश्रण बन जाता है। फिर अगला आता है डूरेलियम। क्या आता है? डूरेलियम आता है, जिसमें एल्युमिनियम, कॉपर, मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज का मिश्रण क्या कहलाता है? आपका ड्यूरेलियम। इसमें से आपका स्टेनलेस स्टील एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपका गन मेटल एकदम इंपॉर्टेंट है, और इसमें से आपका पीतल एकदम इंपॉर्टेंट है, जर्मन सिल्वर एकदम इंपॉर्टेंट है। इन सब से आपके मिश्र धातु से जब भी प्रश्न बनेगा, इन 4-5 जो हम बताए इसमें से प्रश्न जरूर आएगा ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हम आपके धातु एवं धातु कर्म के संपूर्ण पाठ के संपूर्ण टॉपिक को हमने समाप्त कर दिया। अब एक वीडियो इसका अभ्यास प्रश्न पर आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।